जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी आप बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम 1 और 2 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप देखेंगे कि जो ट्रंप की नीति है टैरिफ लगाने की, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और कुछ चर्चा और कर लेंगे। साथ ही साथ रूस में जो भूकंप आया है उस पर चर्चा करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें, जिसको आपको कवर करना ज़रूरी है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को फट से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पहले से है तो मेरे प्रिय साथियों, ज़्यादा समय ना लगाइए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे ज़रूर लगाइएगा इसे, ठीक है। चलिए आइए इस सत्र को प्रारंभ करते हैं। आज की पॉजिटिविटी देखें। खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है, हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। तो मैं आप सभी को बता दूं, जिंदगी को ये 4 पंक्तियों में समा दिया है लेखक ने। इस प्रकार से 4 पंक्ति में जो है संजो दिया है कि जीवन है, अप एंड डाउन आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीतने का प्रयास नहीं करते हैं। जिंदगी में अप एंड डाउन्स आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते हैं। मतलब मेरे प्रिय साथियों, जीवन है, अप एंड डाउन्स आएंगे। आप अपने निरंतरता, अपने डिसिप्लिन और अपने लक्ष्य के प्रति जो है क्या रहिए, पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए। आपका लक्ष्य आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए आते हैं। लास्ट टाइम प्रश्न पूछा था कि एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में बदलाव हुए हैं, ठीक है, जिसमें नए विशेष रूप से जो विषय है उसको शामिल किया गया है, जिसमें है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन, जो अभी हाल फिलहाल में वो गए थे। ऑपरेशन सिंदूर, जो कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक किया था, उसके बारे में चर्चा है। तो इन दोनों को क्लास 3rd से लेकर क्लास 12th के बीच में जो है छोटे छोटे पार्ट में समाहित कर दिया गया है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो हाथी का है, गेंडा का है, बाघ का है, हिरण का है, भेड़ का है, लेकिन गाय का नहीं है। गाय की महत्वता ऋग्वैदिक काल में जब हम आते हैं, जब ऋग्वेद की रचना होती है, ऋग्वैदिक काल में हम ये जानते हैं कि ऋग्वेद किस प्रकार से रचित किया गया है और ऋग्वेद को जो है आपका उसमें किस किस बात का उल्लेख है। गाय की चर्चा वहाँ मिलती है, जिसमें गविष्ठी के रूप में युद्ध को दर्शाया गया है। वो जब हम ऋग्वेद काल आएंगे तो उस समय हम जानेंगे, लेकिन आप याद रखें कि गाय का जो आपका अलंकरण है, या गाय को उन्होंने अपने चीज़ों में नहीं उकेरा है, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। अब इसको मनाने का उद्देश्य पर्वतारोहियों के सम्मान पे इस दिवस को मनाया जाता है, जो कि राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस के रूप में जाना जाता है। पर्वतारोहण एक बहुत ही कठिन, परिश्रमी, एकाग्रित और बहुत ही ज़्यादा समर्पित होकर किया जाने वाला एक खेल भी कह सकते हैं इसको, एक कार्य भी कह सकते हैं, और जो पर्वतारोही होते हैं उनके लिए तो एक लक्ष्य ही है ये। तो ये माना जाता है, जिसमें देखा जाए तो मानसिक स्थिति, शारीरिक दृढ़ता, जब हम पर्वत के ऊपर धीरे धीरे चढ़ते हैं तो वायुमंडलीय दबाव जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां, शारीरिक परेशानियां, जैसे नाक से खून आ जाना, ऐसी समस्याएं जो है होती है। आप अपने कक्षा 10 में जरूर इसको पढ़े होंगे। तो इस प्रकार से देखें तो शारीरिक दृढ़ता का परिचय देता है, मानसिक दृढ़ता का परिचय देता है, प्राकृतिक सौंदर्य का
जो है हमें आभास होता है। पर्वतीय जैव विविधता सांस्कृतिक विरासत से जोड़ता है, रोजगार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है, स्थानीय पर्यटन से सहनशीलता संतुलन मांसपेशी ताकत को मजबूत करता है पर्वतारोहण जो भी करते हैं। और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और अगर आप एक्सरसाइज में रनिंग को इन्वॉल्व करते हैं, रनिंग को एडॉप्ट करते हैं, रनिंग को अगर अपने जीवन में आप लेकर आते हैं, तो जब आप फ्लैट रनिंग कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन किसी चढ़ान में अगर आप रनिंग करेंगे तब आपको ये एहसास होगा कि पर्वतारोहण के समय में कितनी समस्याएं होती होगी जब वो कई मीटर के मीटर जो है पर्वतारोही करता है। ठीक है, खैर मैं यही बताना चाह रहा हूं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हो जाता है, तो एडमंड हेलरी और तेंजिंग नोर्गे वर्ष 1953 में सबसे पहले विश्व के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहले व्यक्ति थे जो चढ़े थे। बिशेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी जो कि 1984 में चढ़ी थी। और अरुणिमा सिन्हा कृत्रिम अंग के साथ, मतलब कि आर्टिफिशियल अंग लगाकर बॉडी में एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला बनी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्रमुख संस्थाएं। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान NIM उत्तरकाशी में स्थित है। हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान HMI दार्जिलिंग में है। जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो है वो पहलगाम में है। और एटक अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स मनाली में है। तो प्रॉपर यहाँ पर्वतारोहण सिखाया जाता है। जो इच्छुक होंगे बढ़िया जाएं वहाँ पर्वतारोहण सीखें। अब आ जाते हैं जिस बात पे मैं चर्चा किया था शुरुआती क्लास में, शुरुआती कक्षा में, जब मैंने बताया आपको कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले सामानों पर किस दर से टैरिफ लगाने की घोषणा की है। तो आप सभी को पता है ये 25% टैरिफ लगाया है। आयात जितने भी मतलब प्रोडक्ट करेंगे, जितने भी माल आवागमन होगा, अब सॉरी निर्यात ना, आयात नहीं, निर्यात किए जाने वाले माल पर 25% टैरिफ शुल्क लगेगा। अब यहां पर बात ये आती है कि अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो मेरे प्रिय साथियों ये एक बहुत बड़ा कर है जिससे कि कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था पे बहुत ही खतरनाक प्रभाव पड़ेगा। 7 अगस्त से इसे लागू कर दिया जाएगा जो कि 1 अगस्त को लागू होने वाला था। ठीक है, अभी 7 अगस्त प्रस्तावित किया गया है। इसका उद्देश्य है घरेलू उद्योग की रक्षा करना, राजस्व बढ़ाना और दूसरे देशों पर दबाव बनाना। कौन कर रहा है काम? तो आपका डोनाल्ड ट्रंप। टोटल 68 देशों में ये टैरिफ लगाया है इन्होंने, और वो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं पे लगाया है जो कहीं ना कहीं अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रही हैं। उन देशों पर ये लगाया है जिसमें भारत भी एक है। अब भारत की स्थिति है, भारत अमेरिका के दबाव में एक तरफा समझौता नहीं करना चाहता है। ऐसा जो है आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्णय है। कहीं ना कहीं अपने कृषि और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों पर टैरिफ बरकरार रखना चाहता है। ठीक है, साथ ही साथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो नियम है उसके तहत ये अपील करेगा और ये कार्य को करेगा, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वही निर्णय करता है कि कितना टैरिफ या कितना टैक्स जो है वो लगाया जाएगा किस देश के द्वारा। रक्षा उपकरण, परमाणु गैस, परमाणु ऊर्जा, गैस, ये सभी चीज़ों पर जो है अभी विचार कर रहा है। अभी सारी चीज़ें खुल के सामने आई नहीं है। कई नेताओं का आपने बयान देखा होगा, विपक्ष अपना मत रखता है कि विपक्ष कह रहा है कि अब जो है भारत की अर्थव्यवस्था ढह गई। इधर मंत्रिपरिषद में साथ ही साथ सचिवालय में जो है चर्चाएं चल रही है कि निर्णय किस प्रकार से लिया जाएगा। अब इससे फायदा ये होगा कि चीन को फायदा हो जाएगा इससे। कैसे? मन में सवाल आया होगा, छात्र जीवन है तो हम ये रीड कर लेते हैं पहले। चीन अमेरिका के साथ तेजी से वार्ता कर रहा है। चीन को रूस से व्यापार पर कम दंड और छूट मिल सकती है। इससे चीन को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिल सकता है। रूस के साथ व्यापार के लिए जो है इस
कहानी को गढ़ा गया है बेसिकली, ठीक है। और बहुत सारे प्रतिबंध भी लगाए गए हैं रूस के साथ, जो आपका व्यापार ना करे भारत और बाकी देश। तो ये इन सभी बीच में बाकी जितने पड़ोसी देश हैं, जो शक्तिशाली देश हैं कहा जा सकता है, या विकसित देश हैं, हम तो विकासशील हैं अभी भी, तो विकसित देशों को फ़ायदा होगा अगर ये टैरिफ समझौता अगर हो जाता है। तो बात ऐसी है कि अगर अमेरिका के साथ व्यापार नहीं करेगा, अमेरिका के साथ जो है आयात निर्यात नहीं करेगा भारत, तो किसके साथ करेगा? अगर किसी के साथ नहीं करेगा तो जो वस्तुएं और जो सेवाएं हम प्राप्त करते हैं दूसरे देशों से, वो सेवाएं कहाँ से आएगी? तो बाजू में कौन है? चीन है, जो कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। तो इस प्रकार से इस असामंजस्य में जो है अभी हमारे प्रधानमंत्री, हमारी भारत सरकार पड़ी हुई है। तो कुछ देशों में टैरिफ दरों की सूची 68 देश हैं, जिसमें से कुछ देशों की सूची मैंने डाल दी है यहाँ पर। इस प्रकार से अमेरिका ने टैरिफ की दर को बढ़ाया है, जिसमें भारत में 25% है। अब कार्यकारी आदेश के प्रमुख बिंदु 7 अगस्त 2025 तक जो है प्रभावी तिथि है, ये प्रभावी हो जाएगा। 10 से 41% तक के संबंधित देश के आधार पर लगाया जाएगा। 68 देश हैं, यूरोपीय संघ के 27 सदस्य हैं। यूरोपीय संघ के बारे में मैंने अभी बताया था कि यूरोपीय संघ ने जो है अपना बैठक के बाद 15% अपना टैरिफ को भुना लिया है। तो इस प्रकार से वार्तालाप चलेंगी और ये एक कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचाने वाली रणनीति और बात नज़र आ रही है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में ही नज़र आ गया था जब ट्रंप ने पाकिस्तान के तरफ ढुलमुल निर्णय लिया। पाकिस्तान भी मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त है कह रहा था, और भारत को भी जो है कहा था कि युद्ध में जो है युद्ध विराम करो। तो अमेरिका की नीति जो है वो साफ नज़र आ रही है कि वो दबाव बनाना चाहता है भारत के ऊपर। चलिए, लेकिन इससे दक्षिणी चीन सागर और भारत के जो सागरीय क्षेत्र है उसमें अगर चीन के साथ अगर भारत हाथ मिलाता है तो कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो कमज़ोर पड़ेगा और चीन जो है वो भारी पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे व्यापारिक मसौदे जो है वो चीन के साथ करने होंगे भारत को, और चीन जो अभी भी अक्साई चीन वाले पहलगाम वाले क्षेत्र में भारत की बहुत सारी भूमि को हड़पना चाहता है, तो साइलेंटली वो कहीं ना कहीं उस पर आक्रमण करेगा। खैर, हम आ जाते हैं, ये हमारे भारत के प्रतिनिधियों का निर्णय होगा। अगले प्रश्न की ओर, जो कि निसार सैटेलाइट के रूप में जाना जा रहा है। 30 जुलाई 2025 को GSLV F-16 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है, निसार सैटेलाइट। अब ये किस कक्षा पर, अंतरिक्ष के किस कक्षा पर स्थापित किया गया है? तो सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा पर स्थापित किया गया है। आप सभी को निसार का फुल फॉर्म मालूम होगा। नासा और इसरो के साथ दोनों जो है मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, इसके माध्यम से धरती में स्थित भूकंपीय गतिविधि, सुनामी गतिविधि, ज्वालामुखी गतिविधि पर जो है बहुत ही शानदार जो है निगरानी की जाएगी, है ना, और आपदाओं से बचा जा सकता है, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा हाई पावर, हाई तरंग दैर्ध्य वाला ये जो है सैटेलाइट है। अब इसमें 2 बैंड्स हैं, एक है एल बैंड और एक है एस बैंड। एल बैंड जो है वो जो 24 सेंटीमीटर तरंग दैर्ध्य वाला है, और ये नासा का है, जो कि ज़मीन के नीचे झांक सकता है और बर्फ, जंगल, ग्लेशियर, भूकंप ट्रैक कर सकता है। साथ ही साथ एस बैंड जो कि 9.3 सेंटीमीटर तरंग दैर्ध्य का है, ये इसरो के द्वारा बनाया गया है। सतह की बारीकी से निगरानी करेगा, खेती, नमी, डैम, ब्रिज, हलचल, ट्रैक पर जो है क्या करेगा, निगरानी करेगा। तो एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया है, जो कि आपका श्रीहरिकोटा जो है स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया है, और इसरो और नासा की ये क्या है, संयुक्त मिशन है। ठीक है, आ जाते हैं नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब नासा के बारे में। 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई है। वॉशिंगटन DC में मुख्यालय है।
ड्वाइट डेविड आइजनहावर इसके संस्थापक है। जॉन डफी सॉरी इसके अध्यक्ष हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई है विक्रम साराभाई जी के द्वारा। बेंगलुरु मुख्यालय है। डॉक्टर वी नारायण इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, आप लोग लाइन में रहें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे प्रिय साथियों। इसको जो है प्रॉपर आप अपने नोट्स के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, हाल ही में रूस के फार ईस्ट में आए, रूस में क्या आया है, एक भूकंप आया है जो कि 8.8 तीव्रता का है। ये शक्तिशाली भूकंप का केंद्र कहां था? अब एक द्वीप है, एक प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप कहा जाता है 3 तरफ से सागरों से घिरा हुआ क्षेत्र। ठीक है, जैसे भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। भारत का नक्शा आप ऐसे देखे होंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो क्षमा चाहूंगा। ये जो भारत का ये वाला पार्ट है, ये प्रायद्वीप है ना, प्रायद्वीपीय भारत का पठार के रूप में हम इसको ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो कम चटका, चटकना मतलब छत्तीसगढ़िया में हमारे यहाँ होता है चिपक जाना। तो कम चटका प्रायद्वीप इसका नाम है। तो कमचटका प्रायद्वीप में क्या आया है, भूकंप आया है, भूकंप का केंद्र है। अब आप यहां पर देखेंगे तो ये दिखा रूस। अब ये रूस का जो कमचटका महाद्वीप है, ये रिंग ऑफ फायर, प्रशांत महासागर के पास रिंग ऑफ फायर है, जहां पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी मिलते हैं, उस तरफ है। हर 20 से 30 साल में यहां भूकंप आता है। और ये इतना तीव्र था कि 19.3 किलोमीटर गहराई में ये आपका क्या आया, भूकंप आया। और समुद्र का पानी सुनामी के रूप में जो है वो इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आकर घुस गया। ठीक है, तो करीब 1250 किलोमीटर का प्रायद्वीप है ये कमचटका। ज्वालामुखी भूकंपों के लिए पहले से ही जाना जाता है। 1923 में आ चुका है, 52 में आ चुका है, 2006 में और 2020 में भी आ चुका है। रिंग ऑफ फायर मैंने बता दिया कि कमचटका के दक्षिणी भाग में जो है प्रशांत प्लेट, प्रशांत महासागर में ये भूकंपीय क्षेत्र है जो कि भूकंप जोन के अंतर्गत आता है। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूसी रूबल यहाँ चलता है। यूरोप एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। रूसी भाषा बोलते हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है यहाँ के। मिखाइल मिशुस्तानी इसके प्रधानमंत्री है। मिशुस्तानी। सुनामी क्या होता है? सुनामी तब आती है जब समुद्र के नीचे उतली गहराई पर तेज भूकंप आता है। तो जल क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से कहां पहुंच जाती है, धरती पर आ जाती है, वो सुनामी होती है। हमारे भारत में भी आया था। बताओ चलो, भारत में सुनामी किस राज्य में और कौन से सन में आया था? ठीक है, तो भूकंप से फैक्ट है, यह भूकंप 2011 में जापान पे आया भूकंप 9.0 के बाद सबसे शक्तिशाली है। USGS मतलब संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार यह अब तक दर्ज किए गए शीर्ष 6 सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक है। रिंग ऑफ फायर दुनिया में लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर में है। दुनिया का सबसे तीव्र भूकंप 1960 में चिली में आया था जो कि 9.5 तीव्रता के साथ था। कमचटका क्षेत्र में औसतन हर 20 से 30 साल में बड़े भूकंप आते हैं। चलो, भूकंप मापने वाला सिस्मोग्राफ, अरे यार मैं यंत्र बोलने वाला था, चलो कोई बात नहीं। आप लोग के लिए वो प्रश्न है जो मैं बताया हूं, भारत में कब आया था सुनामी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे कहाँ गया, ये रहा। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को लोकसभा द्वारा 13 अगस्त 2025 से आगे 6 महीने के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी गई है? तो कहाँ लगा है, आप सभी को पता होगा, मणिपुर। अभी भी क्या है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है यहाँ। और वर्तमान में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद ये क्षेत्र जो है थोड़ा संतुलित हुआ है।
इसीलिए इसे आगे बढ़ाया गया है, 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद मणिपुर में हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन इसे आगे बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रपति शासन विस्तार के कारण यह है राज्य में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे। इस वजह के लिए जातीय समुदायों के बीच विश्वास दोबारा स्थापित किया जा सके, हिंसा रोकी जा सके, सामाजिक सद्भावना कायम हो, मणिपुर में विकास और स्थायित्व को बढ़ावा मिल सके और मणिपुर जो है वो अच्छे, संतुलित, शांत और बेहतर राज्य के रूप में हमारे सामने में आए, इसलिए इसे चालू किया गया है। पिछले 4 महीनों में केवल एक ही मौत हुई है, ये भी नहीं होनी चाहिए थी। बड़ी हिंसक घटनाएं नहीं घटी हैं, कानून व्यवस्था में सुधार देखा गया है राष्ट्रपति शासन लगने के बाद। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री है। अजय कुमार भल्ला राज्यपाल है। 15 अक्टूबर 1949 में संघ में प्रवेश हुआ था। राज्य के रूप में 1972 में मणिपुर बना था। पहले क्या था? संघ शासित था, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। 1972 में राज्य बन गया मणिपुर। हाल ही में किस भारतीय बल्लेबाज ने आईसीसी T20 रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है? तो मैं आप सभी को बता दूं, भारत के सबसे शानदार बल्लेबाज युवराज सिंह के चेले अभिषेक शर्मा बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते जा रहे हैं, लेकिन डेविड हेड के प्रदर्शन खराब होने की वजह से इन्हें ये रैंकिंग मिली है। ये भी बता दूं, इससे पहले भारतीय क्रिकेटरों में से क्रिकेट से संबंधित प्रश्न पूछा था, सब दांत निपोर दे रही हैं कामा, तो आपका ये आबकारी आरक्षक वाले एग्जाम में, ठीक है, तो इसीलिए क्रिकेट को देखते रहा करो। विराट कोहली, गौतम गंभीर, सूर्य कुमार यादव इस उपलब्धि को प्राप्त कर चुके हैं, टॉप 1 रैंक में आ चुके हैं। टॉप 5 बल्लेबाजों में अभी अभिषेक शर्मा सबसे पहले नंबर में है, फिर ट्रेविस हेड है, तिलक वर्मा है, फिल सॉल्ट है और जॉस बटलर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद दुबई, संयुक्त राज्य अमीरात में इसका मुख्यालय है। 1909 में बना है और आपका एशियन क्रिकेट काउंसिल इसकी सब्सिडरी बॉडी है। प्रेसिडेंट कौन है? इसके अध्यक्ष हैं जय शाह। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो इमरान ख्वाजा है और सीईओ है संजोग गुप्ता जी। क्लियर? चलो, हाल ही में भारत में किस ऐतिहासिक विरासत की वापसी हुई जिसे 127 वर्षों के बाद देश वापस लाया गया है? तो आप सभी को बता दूं कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष। अंग्रेज जब शासन कर रहे थे तो उनके शासनकाल में ये देखा गया कि बहुत सारी भारतीय धरोहर, प्रतिमाएं, बहुत सारी आस्था से संबंधित चीज़ें, वो अगर कलकत्ता गए होंगे आप तो वहाँ पर आपको मिलेगा एक म्यूज़ियम जिसको विक्टोरिया म्यूज़ियम के नाम से जाना जाता है, वहाँ इसे रख लिया जाता था अधिकतर। तो 1898 के आसपास ब्रिटिश इंजीनियर विलियम कैलेक्सटन पेप्पे ने उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में पीपर हवा गांव में खुदाई के दौरान इस अवशेष को प्राप्त किया था। अब ये कहाँ चले गया? तो वहाँ बाहर चले गया, विदेश चले गया, ब्रिटेन चले गया। अब ये भगवान बुद्ध के अवशेष माने जाते हैं, मतलब इस जो चीज़ लाई गई है वो भगवान बुद्ध के अवशेष हैं, मतलब उनसे संबंधित हो सकता है, उनके सारे शरीर के अवशेष हो या उनके जो कपड़े पहनते हो या कुछ भी चीज़, उसको एकदम पवित्र अवशेष माना जाता है। तो 1899 के आसपास मैंने बताया कि कलकत्ता संग्रहालय में इसे रखा गया था। अब हांगकांग में इसकी नीलामी हो रही थी, तो हमारे भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने नीलामी रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नीलामी को क्या किया? नोटिस भेजा और ये नीलामी रुकी और जो है आपका इसे भारत को लौटा दिया गया। अब आ जाते हैं हम गौतम बुद्ध जी के बारे में कुछ स्टैटिक पोर्शन में। गौतम बुद्ध जी का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ या गौतम के रूप में जाना जाता था इन्हें। इनकी माता का नाम माया या महामाया था, ठीक है। इनके पिता राजा शुद्धोधन थे जो कि शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। इनकी पत्नी जो थी वो थी यशोधरा। क्या नाम था उनका? यशोधरा। और इनका पुत्र राहुल, जिसको इन्होंने दुख का कारण बताया था, क्योंकि गौतम बुद्ध जी हर चीज को क्या बोलते थे? सब्बम दुखम।
और महज 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, जिसे हम जानते हैं महाभिनिष्क्रमण के रूप में। ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हुई इनकी, बोध गया बिहार में। कौटिन्य एवं उनके साथियों के साथ इन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान दिया और जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के नाम पर बुद्ध का तथागत धर्म प्रचार सारनाथ में पहला उपदेश दिया, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। 4 आर्य सत्य बोले, अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका महापरिनिर्वाण हो गया, मतलब मृत्यु हो गया। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी गणराज्य, वर्तमान में नेपाल में इनका जन्म हुआ था, वहां के ये राजा थे। अब 4 आर्य सत्यों पे आते हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है, दुख के अंत का मार्ग है। साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प, साम्यक वाक, साम्यक कर्म, आदि। मतलब अगर आप साम्यक का शब्द यहां पर इस चीज से है कि आप किसी भी चीज को अच्छी तरह से रखें या अच्छी हो, जैसे कि साम्यक दृष्टि, अच्छा देखो ना, बुरा क्या देखते हो। क्या हुआ आपको बताता हूं, ये कहानी सुनोगे तो मजा आ जाएगा, थोड़ा धैर्य के साथ सुनना। इनके साथ इनका एक चेला था जिनका नाम था, मतलब नॉर्मल वे पे बोल रहा हूं, इनका एक साथी था जिसका नाम था आनंद। आनंद जो था ना, वो बड़ा विचित्र किस्म का था। वो पहले गौतम बुद्ध जी को पसंद नहीं करता था, लेकिन बाद में पसंद करने लग गया। हमेशा उनको कुछ ना कुछ बोलते रहता था, लेकिन गौतम बुद्ध जी अपनी साधना में रहते थे और उनको जो है क्या करते थे, मुस्कुरा के देख लेते थे। ये वही आनंद है जिसकी वजह से स्त्रियों का आगमन हुआ बौद्ध धर्म में। उसकी कहानी हम भारतीय इतिहास में कभी पढ़ेंगे। तो एक छोटी सी बात बताता हूं, सीखने को मिलेगा इससे, कि आनंद एक दिन गौतम बुद्ध जी के सामने बैठा और उनको बहुत बुरा भला बोलने लगा। गौतम बुद्ध जी कुछ जवाब नहीं दिए, बस मुस्कुरा कर देखे और शांत रहे। आनंद आखिरी में पूछा था खार के, बोलता है कि मैं आपको इतना गाली बक रहा हूं, इतना जो है आपको कुछ भी बोल दे रहा हूं, गाली नहीं मतलब सॉरी क्षमा चाहूंगा, इतना कुछ बोल दे रहा हूं, आपको कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? तो गौतम बुद्ध जी ने कहा, मैंने कुछ लिया ही नहीं तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा। अर्थात छात्र जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष यह है कि हम पढ़ते हैं, लिखते हैं और पारिवारिक, आपसी, पड़ोसी, ये सभी आडंबरों में पड़े रहते हैं। इन सभी चीज़ों में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, हमें अपने दिमाग में नहीं लाना चाहिए। हमारा जो उद्देश्य है, साम्यक संकल्प जो है, हमारा जो उद्देश्य है, साम्यक जो संकल्प है, अगर उसके तरफ ध्यान दें तो हम कभी भी नहीं भटकेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 1 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना के 47th उप प्रमुख का पदभार संभाला है? क्या नाम है भाई इनका? इनका नाम है वाइस एडमिरल, क्या है, संजय वात्सायन, है ना? हाँ, इनका नाम भूल गया था मैं। वाइस एडमिरल संजय वात्सायन। भारतीय नौसेना में बहुत सारे प्रमुख नियुक्तियां हुई है, जिसको हमें जानना जरूरी है। अब देखो, यहाँ पर मैंने डिटेलिंग लिख दी है, पीडीएफ में आप लोगों को तो मिल जाएगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रीफिंग है जो कि नियुक्ति से संबंधित आपको दिखाई देगा। वाइस एडमिरल संजय वात्सायन 1 अगस्त को 47th उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह 1 अगस्त 2025 को भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख के रूप में। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन 31 जुलाई 2025 को पश्चिमी नौसेना कमान में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है। और कोमोडोर वर्गीस मैथ्यू, ये जो हैं दक्षिण नौसेना कमान के नौसेना प्रभारी अधिकारी, केरल का पद संभाले हैं। तो ये 4 नियुक्ति से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 1 अगस्त 2025 से भारत में लागू किए गए वित्तीय नियमों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मैं आप सभी को बता दूं, प्रणालियों को और अधिक कुशल बनाना, उपयोगकर्ताओं को जोखिम से बचाना, बैंकिंग नियमों को बेहतर करना,
मैंने बताया था करंट अफेयर आप लोग को सारी चीज़ों से अपडेट कराया था कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम का नियम आया है, जिसमें बैलेंस चेक करने के लिए लिमिट है 50 बार ही रोजाना केवल चेक कर सकते हैं बैलेंस। ऑटो पे ट्रांजेक्शन में क्या होगा कि नॉन पीक टाइम में होगा, सबसे पहले सुबह 10 बजे से दोपहर 1 से 5 बजे के बीच में और 9:30 बजे के बाद। स्टेटस चेक लिमिटेड जो है वो 3 बार की जांच की जा सकती है, 90 सेकंड के भीतर लगेगा, लेकिन 90 सेकंड के बाद 3 बार जांच सकते हैं स्टेटस। बैंक डिटेल व्यू लिमिट, यूपीआई ऐप पर अपने बैंक खाते की डिटेल्स अधिकतम 25 बार देख सकेंगे। नया सुरक्षा फीचर है, पैसा भेजने से पहले रिसीवर का बैंक नाम स्क्रीन देखेगा, जिससे धोखाधड़ी क्या होगा, बंद हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम 2008 में बना है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है, दिलीप असबे इसके चेयरमैन है। इन्हीं के द्वारा जो है इसी संस्था के द्वारा जो है ये नियम बनाए गए हैं। भारतीय स्टेट बैंक के कुछ नियम है, बैंकिंग के छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी रख दिया हूं मैं, पीडीएफ से निकाल लें और आसान नियम है जिसको वो जान लेंगे। ठीक है, चलो आगे प्रश्न अगला हमारा है, वो है आपका भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम 13 साल बाद फिर से चैंपियन बना है और कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। विश्व जूनियर टीम स्क्वैश चैंपियनशिप में कांस्य पदक इन्होंने जीता है 13 साल बाद, जिसमें अगर हम देखें ये कहाँ हो रहा था, तो मिस्र की राजधानी काहिरा में हो रहा था, ब्लैक बॉल स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा। 27 जुलाई से 1 अगस्त तक के टीम स्पर्धाएं हुई है ना। भारतीय पुरुष टीम का प्रदर्शन, संदेश पीआर, यूसा नफीस, अरिहंत केएस और आर्यवीर दीवान ये खिलाड़ी थे। 2-1 से जो है हार मिली यूएस से सेमीफाइनल में। अलेक्जेंडर डार्टनेल जो है से हारे थे अरिहंत, और संदेश पीआर जो है जैक एलरियानी से हारे हैं। ठीक है, हार के बावजूद कांस्य पदक मिला है, 13 साल बाद ये मिला है हमें। ठीक है, चलो अब रिवीजन करते हैं। विश्व रेंजर दिवस 31 जुलाई को मनाया जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से जो है आपका अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ज्ञान भारतम मिशन के तहत मन की बात में 124वें संस्करण में आदरणीय सम्माननीय मोदी जी जो है ज्ञान भारतम मिशन को प्रोत्साहित किया है। अटल नाम का जो है तेज गश्ती पोत जो है लॉन्च किया गया है गोवा भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। संजय सिंघल वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। गोविंद वल्लभ पंत जी के बाद योगी आदित्यनाथ जी जो है सबसे ज्यादा शासन करने वाले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बन गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य बनने जा रहा है? आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? एकदम सिंपल सा है, जिसके बारे में हम कल डिटेलिंग में पढ़ेंगे। हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।